सबसे पहले नमस्कार। आज हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे साइंस चैप्टर 1 का। ठीक है, क्लास 10 का साइंस जो चैप्टर 1 है उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। वैसे हालांकि बता दें कि साइंस का जो बैच है अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सोशल साइंस का बैच शुरू हो चुका है। तो ये जो प्रैक्टिस है, एमसीक्यू प्रैक्टिस है, वो उन बच्चे के लिए है जो साइंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस है। वैसे हम लोग ने जो सोशल साइंस का बैच 10 मई से, सोशल साइंस का बैच कितना मई से, 10 मई से शुरू होने वाला है। ठीक है, कितने मई से, 10 मई से शुरू होने वाला है। सोशल साइंस का बैच 10 मई से शुरू होने वाला है और इस बैच में फुली डिटेल कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। उसमें बाज़ाब्ता जो हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर समाप्त होने पर, चैप्टर ख़त्म होने पर टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या करेंगे साइंस। अगर कोई भी इसके अलावा और भी कोई जानकारी हो या कुछ पूछना हो तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल भी ना करें, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज देखें साइंस चैप्टर 1 उन बच्चों के लिए जो एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस है, उनके लिए प्रैक्टिस। ठीक है, और ये जो साइंस का बैच, ऐसा नहीं कि साइंस का बैच नहीं लेके आ रहा है, साइंस का बैच जल्दी लेके आ रहे हैं। और साइंस का बैच जब लेके आएंगे तो आप लोग को बता दिया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में अभी सोशल साइंस का बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम को गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य परकुंचन दाब कितना होता है। तो बताएं कि सामान्य परकुंचन दाब कितना होता है। तो बता दें कि सामान्य परकुंचन दाब 120 mm होता है। ठीक है, अब बताएं कि अनुस्थलन दाब लगभग कितना होता है। अनुस्थलन दाब लगभग कितना होता है, 40 mm, 60 mm, 180 mm और 80 mm। तो इसका जो आंसर है वो 80 mm होगा। ठीक है, ये जो रेशियो बनता है 120/80 बनता है। ठीक है, mmHg बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं या सभी होते हैं। तो ये जो अधिकतर पेड़ पौधे वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब क्या कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, या पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं तो उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है। क्वेश्चन कहा गया है कि जो पेड़ पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत यूज़ नहीं होता है तो उसको किस रूप में रखा जाता है। तो उसको किस रूप में रखा, प्रोटीन में रखा जाता है या मंड में रखा जाता है, वसा में रखा जाता है या रुझांश में रखा जाता है, किस में रखा जाता है। तो ये मंड में रखा जाता है। ठीक है, मंड के रूप में रखा जाता है। अगर कोई पदार्थ यानी कि पेड़ पौधे में अगर कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको मंड के रूप में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल किन में होती है। किन में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या फिर राइबोसोम में होती है या फिर रितिका में होती है। बताइए किस में होती है, क्लोरोफिल किन में होती है। तो जो क्लोरोफिल है वो किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से तत्व का उपयोग करते हैं जिससे प्रोटीन का और अन्य यौगिक का संश्लेषण होता है, अन्य यौगिक का निर्माण होता है। तो वो कौन सा तत्व है, कौन सा, लोहा है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या फास्फोरस है। तो इसका जो आंसर होगा वो नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन, ये जो पेड़ पौधा है जो नाइट्रोजन का उपयोग करके वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं और अन्य यौगिक का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पादप फॉस्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी कि पादप लोहा, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है। तो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है, खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा, ये संचित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। चलिए बताएं कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, मानव आवास में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसका क्षुद्रांश में वसा किस रूप में होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है बोल हिंदी का, वैसे इसका इंग्लिश में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये किस रूप में होती है,
ठोस गोले के रूप में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांश कैसी होती है। तो कैसी होती है, घास खाने वाले की जो क्षुद्रांश होती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी लंबी होती है, क्योंकि उसका उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज को पाचन करने में उसको अधिक वक्त लगता है। ठीक है, इसलिए वो बड़ी होती है। और जो जो और हम लोग में जो है तो सेलुलोज नहीं खाते हैं, तो इसलिए छोटी होती है। सेलुलोज मिलता है किसमें, घास वगैरह से मिलता है। तो घास खाने वाले का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, बड़ी होती है। आगे देखते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये 14 नंबर। अच्छा, ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा होता है, अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा होता है, ये लघु होता है। ठीक है, अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा होता है, लघु होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर किस जैसे प्रवर्त होता है, कैसा प्रवर्त होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक प्रवर्त में किस तरह का संरचना बना होता है। तो क्या होता है, उंगली जैसा संरचना बना होता है। ठीक है, यानी कि छोटी आंत के अंदर जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है, आंतरिक जो स्तर होता है, वो किस तरह का, उसमें किस तरह का जो प्रवर्त होता है वो किस तरह का होता है, उंगली जैसा संरचना बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसके निर्माण होने से हमारी पेशियां में क्रैम्प होती है, क्रैम्प हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिट्रिक अम्ल होगा या लैक्टिक अम्ल होगा या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा या ऑक्जेलिक अम्ल होगा। हम जब कभी दौड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद क्या होता है, दौड़ने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होना, मसल्स में क्या होना होता है, क्रैम्प होने लगता है। तो किस एसिड, किसकी या फिर किसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में दर्द होने, क्रैम्प होने लगता है, वो है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का जमाव ज़्यादा हो जाता है शरीर में, ज़्यादा होने के कारण मसल्स क्रैम्प होने लगता है। ठीक है, याद रखना ये। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, फिर वन आ गया, अच्छा नंबरिंग गलत हो गया, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन नाल में अंत भोजन कहाँ पचता है, यानी कि भोजन नाल में जो है, एलिमेंट्री कैनल में जो है, तो लास्ट में जो भोजन पचता है कहाँ पे पचता है, वो है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में, यानी कि लास्ट में जो भोजन का पाचन का अंत, भोजन का पाचन का अंत कहाँ होता है, क्षुद्रांत में, क्षुद्रांश में। ठीक है, इसको बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए आगे देखते हैं। नंबरिंग गलत हो गया, चलिए कोई नहीं। देखते हैं, अमाशय को भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करता है, तो कौन करता है, पेंसिल, पेंसिल, श्लेष्मा, लार, सेमिलस, पितरस, कौन करता है बताइए। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, HCl आता है, HCl आता है, HCl का जो pH रहता है, ये मान लो HCl है। ठीक है, हमारे पेट में HCl है, और HCl का जो pH रहता है वो कितना आता है, 1 होता है। HCl का कितना pH होता है, 1 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि HCl एक ऐसा अम्ल है जो अगर हाथ में पड़ जाने से हाथ जल जाता है, लेकिन वो हमारे अमाशय में स्टोर है, हमारे पेट में स्टोर है, लेकिन हमारा पेट नहीं जलता है। तो वो क्यों नहीं जलता है, ये इसका कारण है श्लेष्मा। इसका कारण क्या है, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, मान लो ये हो गया श्लेष्मा, तो श्लेष्मा क्या करता है, ये अमाशय के चारों तरफ ऐसे मान लो ऐसे परत बना लेता है। ऐसे परत बना लेने से क्या करता है, डायरेक्ट HCl अमाशय से टच नहीं हो पाता, जिसके कारण अमाशय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अमाशय यानी कि अमाशय को भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करता है, यानी कि हाइड्रो HCl से रक्षा कौन करता है, तो HCl से श्लेष्मा रक्षा करता है, यानी पेट की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है, श्वसन वर्णक कौन सा है, तो श्वसन वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गैसों के विनिमय के लिए फेफड़े में सतह कौन प्रदान करता है, यानी कि फेफड़े में जो है सतह कौन प्रदान करता है, फुफ्फुस, श्वसनिक कोशिकाएं या डायफ्राम, कौन करता है, कोशिका करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे है तो सब आसान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करता है, पौधे गैसों का आदान किससे करता है, ये पूछने वाली बात है, रंध्र से करता है। आगे देखते हैं कि उपापचयी वर्ज्य पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद जो क्या बोलता है, जो वेस्ट बच जाता है उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी कि शरीर से जो जो निष्कासन यानी कि जिसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, उपापचय वर्ज्य पदार्थ यानी कि वेस्ट पदार्थ को निकालने का जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहलाता है। इंग्लिश में एक्सक्रीशन, हिंदी में उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादक के वहन को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादक के वहन को, उत्पादों के वहन को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मछली के हृदय में
कितने कक्ष कक्ष होते हैं, यानी कि कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ओह सॉरी। तो ये कितने होते हैं, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल स्थल चर या अनेक सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। जल स्थल चर के हृदय में, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, तो ये कितने चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं, याद रखना, ये कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है। चलिए हो गया लगभग, आज हमने 25 से 30, 25-30 तो नहीं, कम से कम 25 एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप बच्चे, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जनरली बिहार बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, कि वो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करते हैं वो लास्ट टाइम में आके करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। एमसीक्यू डेली चैप्टर पढ़ने के बाद डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग ऐसे ही सेशन लेते आ रहेंगे, मतलब ऐसे ही सेशन लेके आएंगे, और कम से कम नहीं हो तो 30 से 40 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। डेली तो नहीं, जब सेशन होगा तब लेके आएंगे। और अगर आपको ऐसे साइंस का बैच तो शुरू नहीं होने वाला है, शुरू नहीं हुआ है अभी, साइंस का बैच में भी देरी है, लेकिन सोशल साइंस का बैच 10 मई से शुरू होने वाला है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, वैसे बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो भी डाउट हो आपको फुल्ली डाउट सॉल्व के कराया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप ज़्यादा से इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल ना करें। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी हो तो, या फिर आप कुछ भी हो, कोई डाउट हो, तो इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, बिल्कुल आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, वैसे कमेंट तो देखा ही जाएगा। और दूसरी बात है कि साइंस का जो बोल रहे थे कि साइंस का बैच, तो साइंस का बैच में भी देरी है। ठीक है, साइंस का बैच इसलिए देरी कि कुछ टीचर्स अभी नहीं हो रहे हैं, इसलिए साइंस का बैच में भी देरी है। और सोशल साइंस का बैच हम 10 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसे अपना सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।